लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीरीज़ आरएलसी सर्किट को स्टार्ट किया था पढ़ना, जिसमें हम लोग जो पॉइंट्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वो था दैट अप्लाइड वोल्टेज V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। करेंट की इक्वेशन ये निकल कर आई थी दैट I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, जहाँ पर आई एम का मैग्नीट्यूड मतलब आई एम की वैल्यू है आई एम इज इक्वल टू वी एम अपॉन जेड, और फाई यानी कि फेज एंगल, और फेज एंगल की वैल्यू है tan इनवर्स वी एल अपॉन वी आर, या इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स एक्स एल बाई आर। जैसा मैंने कहा था आप लोगों से लास्ट क्लास में कि ये सारे जो वैल्यूज़ हैं, फाई की वैल्यू हो गई, इसी तरह से ये इम्पिडेंस की वैल्यू हो गई, ये सब न्यूमेरिकल में यूज़ होंगे, तो इनको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, तो ये तो हो गई फेज एंगल की वैल्यू वी एल और वी आर के टर्म्स में और एक्सएल और आर के टर्म्स में, यानी न्यूमेरिकल में अगर एक्सएल और आर पता है तो फेज एंगल निकाल सकते हैं, वी एल और वी आर पता है तो भी फेज एंगल निकाल सकते हैं। इम्पिडेंस का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका है अंडर रूट रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। उसके बाद ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, न्यूमेरिकल में यूज़ होते हैं ये फॉर्मूले। अगर इम्पिडेंस हम निकाल पा रहे हैं न्यूमेरिकल में और फेज एंगल, तो फेज एंगल अगर हम निकाल पाएंगे तो साइन फाई और कॉस फाई दोनों निकल जाएगा, तो इसके हेल्प से रेजिस्टेंस और एक्सएल की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके अलावा लास्ट क्लास में ये फेज़र डायग्राम हम लोगों ने पढ़ा था, फिर वोल्टेज ट्रायंगल और उसके बाद इम्पीडेंस ट्रायंगल। ये सारी चीज़ें इसमें जो हमने बताई थी आपको लास्ट क्लास में, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आए होंगे तो आगे आने वाले जो भी टॉपिक्स हैं, चाहे वो आरसी सर्किट हो, आरएलसी सर्किट हो, ये सब आप अपने आप पढ़ सकते हैं, किसी और के पढ़ाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ रहे हैं तो। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट फेज़र डायग्राम कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। इसके लिए आप याद करने के बजाय समझने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक, तो ये तो बात हो गई पिछले क्लास की, जो हम लोगों ने पिछले क्लास में सीरीज आरएल सर्किट में पढ़ा था। अब हम सीरीज आरएल सर्किट में पावर का एक्सप्रेशन डेराइव करेंगे कि सीरीज आरएल सर्किट में पावर जो फ्लो होगी उसका एक्सप्रेशन क्या होगा और उसका वेवफॉर्म क्या होगा। तो ये आप जानते हैं दैट वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज ये है, एंड दैट करंट जो फ्लो करेगी सर्किट में उसकी इक्वेशन ये लिखी हुई है। अब हम पहले मैथमेटिकली पावर का फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं इंस्टेंटेनियस पावर। तो इंस्टेंटेनियस पावर यानी कि इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इंटू इंस्टेंटेनियस करंट, दैट इज वी एम साइन ओमेगा टी इंटू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। इसे लिख सकते हैं वी एम आई एम साइन ओमेगा टी एंड साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। इस एक्सप्रेशन में हम 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर इसको आप एक टर्म मान लीजिए साइन ए और ये इसका दूसरा टर्म साइन बी। तो हम क्या करेंगे, यूजिंग 2 साइन ए साइन बी, जिसका कि फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। इसको अप्लाई करें अगर हम, तो अब इक्वेशन हो जाएगी वी एम आई एम बाई टू इन ब्रैकेट कॉस ए माइनस बी यानी ओमेगा टी माइनस फाइव। तो ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा फाइव माइनस कॉस
ए प्लस बी यानी ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी माइनस फाइव, तो ये हो जाएगा 2 ओमेगा टी माइनस फाइव। सो इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू वी एम आई एम बाई 2 cos phi माइनस वी एम आई एम बाई 2 cos 2 ओमेगा टी माइनस फाइव। ये इंस्टेंटेनियस पावर का एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन में दो टर्म हैं, एक टर्म ये है और दूसरा टर्म ये। अब इसमें जो फर्स्ट टर्म है विच इज वी एम आई एम बाई 2 cos फाइव, ये टर्म कांस्टेंट है। यानी इंस्टेंटेनियस पावर दो टर्म से मिलकर बन रही है। पहला वाला जो टर्म है पावर का, यानी ये जो पावर है वी एम आई एम बाई 2 cos फाइव, ये कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि वी एम एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, आई एम एक कांस्टेंट वैल्यू होगी और फाइव भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। मान लीजिए एग्जांपल के लिए करंट का फेज एंगल हो सकता है 45 डिग्री हो सकता है किसी सर्किट में 30 डिग्री हो, तो किसी पर्टिकुलर सर्किट के लिए फाइव भी कांस्टेंट होगा, वी एम भी कांस्टेंट होगा, आई एम भी कांस्टेंट होगा। तो ये पूरा टर्म हो गया कांस्टेंट। अब बात करते हैं सेकेंड टर्म की। सेकेंड टर्म है वी एम आई एम बाई 2 cos 2 ओमेगा टी माइनस फाइव। ये वाला जो टर्म है इसमें देखिए वी एम आई एम बाई 2 तो कांस्टेंट है, फाइव भी कांस्टेंट है, लेकिन ओमेगा एक ऐसा टर्म है यहाँ पर, ओमेगा, या इस पूरे को ले लीजिए 2 ओमेगा, जो कि इस पूरे टर्म को वेरिएबल बना रहा है। मतलब इस पूरे टर्म की फ्रीक्वेंसी है कितनी? 2 ओमेगा। वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, करंट की फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, लेकिन पावर के सेकेंड टर्म की फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा है। दैट मीन्स ये वाला जो टर्म है, ये टर्म क्या हो गया? ये टर्म एक पीरियोडिक टर्म हो गया, अल्टरनेटिंग टर्म हो गया, जिसकी फ्रीक्वेंसी है ट्वाइस दैट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। सो सेकेंड टर्म has a frequency 2 omega twice that of voltage and current, that is second term will flow between source and load continuously। सोर्स और लोड का मतलब यह है कि अप्लाइड वोल्टेज एसी सोर्स, ये सोर्स हो गया, और ये सीरीज आरएल जो है ये लोड हो गया। तो जो सेकेंड टर्म है पावर का, वो सोर्स से लोड और लोड से सोर्स के बीच में फ्लो होता रहेगा एट 2 ओमेगा फ्रीक्वेंसी। और ये वाला जो टर्म है ये कांस्टेंट है, ये फ्लो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं है, जिसकी फ्रीक्वेंसी नहीं है वो तो पीरियोडिक वेवफॉर्म हुई नहीं, वो फ्लो होगी नहीं। तो ये क्या है आपका? ये कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, और ये वाला टर्म वेरिएबल है। अब हम पावर की वेवफॉर्म बनाते हैं। ठीक है,
इसको आप लोगों ने नोट कर लिया? ठीक, इधर वाला पोर्शन सिर्फ मैं रब कर रहा हूँ। फर्स्ट वोल्टेज ड्रॉ करते हैं। आफ्टर दैट करंट, करंट का जो फेज है वो -φ है। तो आप फाई को, आपने अभी तक आर, एल और सी तीन सर्किट पढ़ लिए। आर सर्किट में फाई की वैल्यू 0 थी, एल सर्किट में फाई की वैल्यू 90 थी और सी में भी फाई की वैल्यू 90 थी। ठीक है, अब ये बात अलग है कि इसको आप कह सकते हैं +90 और इसको -90, बट मैं न्यूमेरिकल वैल्यू पर अगर जाऊँ तो 0 थी, 90 थी। तो 0 और 90 के बीच में फाई की वैल्यू थी। लेकिन जैसे ही हमने आर और एल को एक साथ कंसीडर कर लिया तो फाई की वैल्यू ना तो 0 रही ना तो 90, बल्कि इन बिटवीन 0 और 90 के हो गई फाई की वैल्यू। यानी फाई की वैल्यू 0 से ज़्यादा और 90 से कम हो गई। तो हम फाई को 0 से 90 के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और आपको मैं समझा दूं कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो बेसिक लोड कंपोनेंट है वो रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस है। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो लोड होगा, इलेक्ट्रिकल लोड होगा, वो आर, एल और सी तीनों से मिलके ही बनेगा, या किसी दो से मिलके बनेगा, या किसी तीनों से मिलके बनेगा, या कोई अकेला कंपोनेंट लगा होगा। तो किसी भी केस में जो इलेक्ट्रिकल लोड होगा उसमें फेज एंगल 0 और 90 के बीच में ही होगा। मिनिमम 0 होगा, अधिकतम 90 होगा, या तो इनके बीच में होगा। ना तो 0 से कम हो जाएगा, ना तो 90 से ज़्यादा हो जाएगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। दैट मीन्स फेज एंगल विल ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री अदर देन आर, एल एंड सी सर्किट। ठीक है,
तो फाई को हम यहाँ पर कोई भी आर्बिट्ररी वैल्यू ले लेते हैं 0 से 90 के बीच में, ठीक है। मान लेते हैं फाई की वैल्यू 0 90 के बीच में ये है, ठीक है। अब हमें करंट को ड्रॉ करना है, लैग कर रही है करंट, यहाँ पे क्या है ओमेगा टी माइनस फाइव। तो अब इसको हम बनाते हैं तो कुछ इस तरह से करंट की वेवफॉर्म बनेगी। हम एक रफली अंदाज़ा लगा के बना रहे हैं, इसे आपको मेजर करके बनाने की ज़रूरत नहीं है कि मैक्सिमम कहाँ आएगा मिनिमम कहाँ आएगा, ठीक है। फाइव पे तो करंट ज़ीरो होगी, उसके बाद फिर पाई प्लस फाइव पे करंट ज़ीरो होगी, प्लस टू पाई प्लस फाइव पे करंट ज़ीरो होगी, ये तो अंडरस्टूड है। अब मैक्सिमम कहाँ होगी इसके पीछे परेशान मत होइए, लेकिन पाई से कम पे ही मैक्सिमम आएगी ये श्योर है, ठीक है। तो हमने एक अंदाजे से ये करंट को बना लिया, ठीक है। यहाँ पर ये पाई है तो ऑब्वियस सी बात ये पाई प्लस फाइव पॉइंट होगा, और ये टू पाई प्लस फाइव होगा, ये टू पाई प्लस फाइव होगा, और ये पाई प्लस फाइव होगा। अब हमें पावर बनानी है, पावर की वेव फॉर्म, इसको ध्यान से देखिए और कोशिश कीजिए, समझ में आ जाएगा मुझे लगता है आप लोगों को, क्योंकि अगर आपने आर एल सर्किट पढ़ा हुआ है तो समझ में आ जाएगा। देखिए 0 से फाइव के बीच में, 0 से फाइव के बीच में वोल्टेज पॉजिटिव है, करंट नेगेटिव है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जो पावर होगा, जो कि दोनों का प्रोडक्ट होता है, वो क्या आएगा, नेगेटिव। तो पावर की पहली साइकिल आई नेगेटिव। अब फाई से पाई के बीच में, फाई से पाई के बीच में करंट भी पॉजिटिव साइकिल में है, वोल्टेज भी पॉजिटिव साइकिल में, तो पावर जो होगा वो जाएगा पॉजिटिव साइकिल में। तो ये हो गई पावर की नेक्स्ट साइकिल। इसी तरह से पाई से यहाँ पर पाई से पाई प्लस फाइव के बीच में ये वैल्यू क्या है, यह है पाई प्लस फाइव। इसके बीच में करंट पॉजिटिव है, वोल्टेज नेगेटिव है, तो फिर से वोल्टेज क्या हो गया, नेगेटिव। नेक्स्ट पाई प्लस फाइव से टू पाई के बीच में दोनों ही क्वांटिटी नेगेटिव साइकिल में है, तो प्रोडक्ट मिलेगा पॉजिटिव, तो पावर हो गई पॉजिटिव। तो इस तरह से पावर की वेवफॉर्म आई। अब इसमें क्या है, यह आपकी पॉजिटिव साइकिल है, ये भी पॉजिटिव साइकिल है पावर की, ये पावर की नेगेटिव साइकिल है, और ये पावर की नेगेटिव साइकिल है। तो इस तरह से सिचुएशन होगी सीरीज आरएल सर्किट में पावर की, इंस्टेंटेनियस पावर की। अब आप थोड़ा सा पीछे जाइए, अगर आप मेमोराइज कर पा रहे हैं तो रजिस्टिव सर्किट में जो इंस्टेंटेनियस पावर थी उसमें दोनों साइकिल पॉजिटिव आई थी, ठीक है। तो हमने वहाँ पे आपको ये समझाया था कि पॉजिटिव पावर का मतलब ये हो रहा है कि रेजिस्टेंस को जितनी भी पावर मिल रही है वो पूरी की पूरी खर्च कर दे रहा है, डेसिपेट कर दे रहा है। इंडक्टेंस के केस में क्या आया था, जितना एरिया नेगेटिव साइकिल का था पावर का, उतना ही एरिया पॉजिटिव साइकिल का भी था। सिमिलरली प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में भी यही था कि जितना एरिया नेगेटिव हाफ साइकिल का था उतना ही एरिया पॉजिटिव हाफ साइकिल का था। यानी जितना पावर
नेगेटिव हाफ साइकिल में जा रही थी अमाउंट, उतना ही पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी जा रहा था। तो हमने वहाँ ये आपको समझाया था कि एवरेज पावर क्या मिली थी, 0 मिली थी, क्योंकि जितना पावर एक साइकिल में सोर्स से लोड की तरफ फ्लो हो रहा है, उतना ही पावर अगले हाफ साइकिल में लोड से सोर्स की तरफ फिर से फ्लो हो जा रहा है। तो जितना सोर्स ने लोड को दिया, उतना ही लोड ने सोर्स को वापस कर दिया। तो एवरेज कितना पावर खर्च किया लोड ने, 0। यही हमने लास्ट क्लास में समझा था, जब हम लोग पढ़ रहे थे प्योरली कैपेसिटिव सर्किट और उससे पहले प्योरली इंडक्टिव सर्किट। अब यहाँ पर आप डायग्राम देखिए तो आपको समझ में आएगा कि पॉजिटिव साइकिल का एरिया ज़्यादा है और नेगेटिव साइकिल का एरिया कम है। इसका मतलब जितना पावर सोर्स से लोड को जा रहा है, उसमें से थोड़ा सा ही अमाउंट वापस सोर्स की तरफ आ रहा है। ज़्यादा अमाउंट लोड के पास जा रहा है, कम अमाउंट सोर्स को वापस मिल रहा है। इसका मतलब ये जो RL लोड है, ये पावर को कंज्यूम कर रहा है और कुछ पावर को वापस कर दे रहा है, यानी दोनों काम हो रहा है। क्यों दोनों काम हो रहा है? क्योंकि रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस साथ में लगे हैं। इंडक्टेंस अपना रोल प्ले कर रहा है, ये एनर्जी को स्टोर कर रहा है, इसी वजह से कुछ अमाउंट ऑफ पावर सोर्स को वापस मिल रही है हर साइकिल में। और रेजिस्टेंस अपना काम पूरा कर रहा है, इसका काम है पावर को खर्च करना, इस वजह से ये पावर को खर्च कर रहा है। ठीक है, जो ये अमाउंट आप पॉजिटिव साइकिल देख रहे हैं, ये रेजिस्टेंस के वजह से है। सर्किट में रेजिस्टेंस पावर को खर्च करता है, तो इस वजह से आप पॉजिटिव साइकिल देख रहे हैं और नेगेटिव साइकिल देख रहे हैं, दोनों देख रहे हैं। ये बात आप लोगों को क्लियर हुई? इससे आपको यह समझना चाहिए कि अगर मान लीजिए फाई की वैल्यू 90 हो जाए, तो जब फाई की वैल्यू 90 हो जाएगी, उस केस में आप देखेंगे कि नेगेटिव साइकिल का एरिया और पॉजिटिव साइकिल का एरिया इक्वल हो जाएगा। यानी जितना सोर्स से लोड को पावर जाएगी, उतनी ही पावर लोड से सोर्स को वापस मिलने लगेगी। तो उस केस में एवरेज पावर 0 हो जाएगा। यानी फाई की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है कि सर्किट में कौन सा कंपोनेंट ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है। अगर फाई की वैल्यू 0 की तरफ जाएगी, यानी फाई की वैल्यू रिड्यूस होने लगेगी, क्लोज टू 0 जाएगी, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ने लगेगी सर्किट में। और अगर फाई की वैल्यू 90 की तरफ जाएगी, क्लोज टू 90 बढ़ेगी, तो इसका मतलब एल की वैल्यू बढ़ने लगेगी, आर की वैल्यू कम होने लगेगी। तो अगर सर्किट में रजिस्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा तो पावर का कंजम्पशन ज़्यादा होगा, और अगर सर्किट में इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा तो पावर का स्टोरेज ज़्यादा होगा। आई होप आप लोगों को ये बात कुछ क्लियर हुई होगी मेरे इतने समझाने के बाद। आप लोगों को समझ में आई बातें जो अभी यहाँ समझाई गई? चलिए, बहुत अच्छी बात है। किसी को कुछ पूछना है अगर इस पॉइंट पे तो वो पूछ सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट भी हैं, मैकेनिकल के भी हैं। कुछ अगर पूछना चाहें तो वो पूछ सकते हैं। नहीं पूछना है? चलो कोई बात नहीं भाई, नहीं पूछना है तो। ठीक है, अब हम लोग एवरेज पावर का एक्सप्रेशन निकालेंगे। ठीक है, कि एवरेज पावर कितनी आएगी, इसका एक्सप्रेशन निकालते हैं। समझा तो दिया हमने आपको कि पावर का यहाँ पर क्या खेल होगा, जब आर और एल को आप एक साथ ले लेंगे तो। तो आप एवरेज पावर निकालते हैं। एवरेज पावर इज इक्वल टू, मतलब वोल्टेज और करंट के एक साइकिल के लिए, मतलब 1/2 पाई लिमिट 0 से 2 पाई
और ये जो पूरा फंक्शन है, टर्म है पावर का, वी एम आई एम कॉस फाइव अपॉन टू माइनस वी एम आई एम अपॉन टू कॉस टू ओमेगा टी माइनस फाइव डी ओमेगा टी. Now next, 1 upon 2 pi 0 to 2 pi Pm Im by 2 cos phi d omega t minus 1 upon 2 pi 0 to 2 pi Vm Im by 2 cos 2 omega t minus phi d omega t. अब इसमें जैसा हमने अभी कुछ देर पहले ही आपको बताया कि ये वाला टर्म कांस्टेंट है, तो ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, आप कांस्टेंट को इंटीग्रेट कर रहे हैं ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में। और ये वाला जो टर्म है, ये टर्म पीरियोडिक टर्म है या सिमेट्रिकल वेव फॉर्म है या सिमेट्रिकल फंक्शन है, जिसको आप कंप्लीट साइकिल के लिए इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो अगर आप किसी सिमेट्रिकल फंक्शन को कंप्लीट साइकिल के लिए इंटीग्रेट करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। आप इसको मैथमेटिक्स लगा के देख भी लीजिएगा इंटीग्रेशन करके। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि आप लोग की मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है, तो इंटीग्रेशन तो आप लोग कर ही लेंगे। तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ लॉजिकली समझा दिया कि अगर आप इंटीग्रेशन करना चाहें तो कर लीजिएगा, अदरवाइज लॉजिकली हम अगर जाएँ तो हम ये कह सकते हैं कि ये टर्म जो है ये एक सिमेट्रिकल फंक्शन है विद फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा, तो कंप्लीट साइकिल के लिए आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। इसको आप इंटीग्रेट करेंगे कंप्लीट साइकिल के लिए तो ये आएगा 1/4 पाई वी एम आई एम अपॉन 4 पाई कॉस फाई ओमेगा टी और लिमिट 0 से 2 पाई। सो वी एम आई एम अपॉन 4 पाई कॉस फाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी 2 पाई आएगा। ओमेगा टी के प्लेस पे आप 2 पाई रखेंगे माइनस 0, तो बचेगा ब्रैकेट में 2 पाई। इस 2 पाई से ये आप डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। तो इसका सीधा सा मतलब ये है दैट एवरेज पावर की वैल्यू आई वी एम आई एम बाई 2 कॉस फाई। अब इसे वी एम बाई रूट 2 आप लिख सकते हैं और इसे लिख सकते हैं आई एम बाई रूट 2 cos phi. दैट मीन्स एवरेज पावर हो जाएगी वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो एवरेज पावर या पावर कंज्यूम होती है उसका फॉर्मूला होता है वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। ठीक, इसको सिंपली ये भी लिख सकते हैं आप, पी एवरेज को कैपिटल पी, वी आर एम एस को वी, आई आर एम एस को आई कॉस फाई, और यूनिट होगी स्मॉलर यूनिट वाट्स और लार्जर यूनिट किलोवाट। लेकिन ऐसा लिखने पे याद जब बच्चे कर लेते हैं तो ये भूल जाते हैं कि कैपिटल वी का मतलब वी आर एम एस है और कैपिटल आई का मतलब आई आर एम एस है। तो उसको ध्यान रखिएगा कि वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई से याद रखिए तो बेटर है। अब अगर आप याद करने की कोशिश करें तो प्योरली रजिस्टिव सर्किट में पावर आई थी वी आई आर सर्किट में, इंडक्टिव सर्किट में पावर आई थी 0 और कैपेसिटिव सर्किट में भी पावर आई थी 0। ये इंडक्टिव सर्किट की, ये कैपेसिटिव सर्किट की। लेकिन जैसे ही आर और एल को हमने सीरीज में साथ में लगा दिया तो पावर आ गई
वी आई कॉस फाई, यानी रेजिस्टिव सर्किट में पावर थी वी आई, लेकिन जैसे ही एल को आर के साथ लगा दिया तो वी आई के आगे एक टर्म आ गया, एक फैक्टर आ गया, जो फैक्टर है कॉस फाई। इसी वजह से cos phi को पावर फैक्टर कहते हैं, बिकॉज इट इज अ फैक्टर ऑफ पावर। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज पावर फैक्टर। ये बातें आप लोगों को कुछ समझ आई, बात क्लियर हुई? ठीक, किसी को कुछ पूछना है इसमें, कोई पॉइंट ऐसा जो आप पूछना चाहें? किसी को कुछ नहीं पूछना? आपसे जो न्यूमेरिकल पूछा जाएगा पावर वाले टॉपिक पे, तो आपसे ये वाला पावर नहीं पूछा जाएगा कि ये पावर निकालिए, इंस्टेंटेनियस पावर है। आपसे पावर जो निकलवाया जाएगा वो वी आई कॉस फाई यानी वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई होगा। ठीक है बच्चों, चलिए। और ध्यान रखिएगा कॉस फाई को क्या कहते हैं, पावर फैक्टर। इसके बारे में और भी थोड़ा सा छोटी सी डिटेल है जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे पावर फैक्टर के बारे में। इस क्लास में फ़िलहाल